नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जोशी एकेडमी में। और हम कर रहे हैं क्लासेस ऑन बीएनएस। दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। एंड लेट्स स्टार्ट। चलिए क्लास शुरू करते हैं। फिलहाल तो देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इज व्हाट द ऑफेंस ऑफ डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन। आईपीसी में था आपका सेक्शन 403 एंड नाउ इट इज हैज चेंज्ड। दिस इज 314 BNS। तो 314 BNS और 403 IPC डजेंट मैटर, बात एक ही है। इसको हम लोगों ने करना है। दिस इज व्हाट द डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। बट दिस ऑफेंस, अगर आपको इसको समझना है, फॉर दैट पर्पज यू विल हैव टू अगेन अंडरस्टैंड फ्यू बेसिक थिंग्स अबाउट द थेफ्ट। जो चोरी का अपराध है, चोरी के अपराध को समझे बिना आप इसको नहीं समझ सकते। ये उनके साथ ही समझा जा सकता है। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड दिस सेक्शन ओनली इन कंपैरिजन टू द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। जैसे रामायण में लक्ष्मण जी का जिक्र आता है ना। लक्ष्मण जी का जिक्र डायरेक्ट कभी नहीं आता। कैसे आता है? राम लक्ष्मण, उनकी आइडेंटिटी हमेशा राम के साथ ही दिखाई गई है कि नहीं? उसी तरीके से आप ये समझ लीजिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑफेंस ओनली इन द कॉन्ट्राडिक्शन विद द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, और यू कैन से in relation to the offense of theft. So first of all we will read and try to understand the basics of the offense of theft. उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जिस पॉइंट पर हमें समझना है दोनों को, वो हम लोग समझते हैं। तो दिस इज व्हाट offense of theft defined under section 378 IPC and now 303 BNS. What it says: whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. This is the Barak language. तो this is what section 303 BNS क्या कहता है कि whoever intending to take dishonestly any movable property, जो कोई भी बेईमानी पूर्वक आशा के साथ किसी जंगम संपत्ति को किसी के पोजेशन से उसकी सहमति के बिना लेने के लिए हटाता है, whoever moves that property, तो accused must move that property। अगर मैं कोई संपत्ति केवल हटाता हूं, I just move that property, but at the same time what is important कि my intention should be dishonest। तो इन दो पॉइंट पर आप लोग फोकस करेंगे। whoever moves that property in order to intending to take dishonestly. So the moving of the property is coupled with the dishonest intention। जो थेफ्ट का ऑफेंस है उसमें जो बॉडी और जो प्रॉपर्टी को मूव कर रहे हैं आप, जो प्रॉपर्टी को हटा रहे हैं आप, उस एट दैट टाइम, at that very initial point of time your intention is dishonest. It is not that dishonest intention will be developed later on. No, this is the dishonest intention at the time of moving the property. And what kind of property is this? This is movable property. तो इसी बात को समझना है हम लोगों ने कि जो ऑफेंस ऑफ थेफ्ट है इसमें जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है वो इनिशियली ही है। The intention is dishonest from the very beginning. It does not develop later on. ठीक है? तो जब आपने प्रॉपर्टी को मूव किया उसी समय आपकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट थी। और डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईदर टू कॉज रॉन्गफुल गेन और टू रॉन्गफुल लॉस। वो हो गया। अब इसी बात के बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन। दिस इज डिसऑनेस्ट। इसको मैं आपको दिखा दूं कि इसकी जो ड्राफ्टिंग है ये इस तरीके की है कि आपको जो होल कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए केवल बेरक लैंग्वेज जो इनिशियल पार्ट है दैट इज नॉट सफिशिएंट। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑफेंस विद द हेल्प ऑफ द ऑल द इलस्ट्रेशंस, all the explanations and again illustrations appended to the expressions.
इस ऑफेंस को जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा, थेफ्ट का पढ़ा, तो थेफ्ट की जो 3-4 लाइन है जहाँ पर डिफाइन करता है वो, वहीं से आपको समझ में आ जाता है कि ऑफेंस क्या होगा, पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है वहीं से आपके, और एक्सप्लेनेशन उसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, है ना। लेकिन इस वाले एक्ट इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको इसके साथ जो इलस्ट्रेशंस हैं वो पढ़ करके, उनको समझ करके, और जो एक्सप्लेनेशंस है उनको समझ करके, तब आपको टोटलिटी में ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ थोड़ा सा कि किस तरीके के ये व्हाट काइंड ऑफ ऑफेंस इज दिस। थेफ्ट में हमने देखा कि जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट है इनिशियली, पहले से नहीं है, लेकिन समटाइम्स इट मे हैपन कि मान लीजिए बांसुरी मैडम की फ्रेंड है समता, समता इज नॉट देयर, लेकिन इनको जरूरत पड़ी किसी कॉपी की, पेन की, ये मान लीजिए कुछ रुपए की जरूरत पड़ गई, बिकॉज शी इज़ ऑन गुड टर्म्स, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है इन दोनों की, तो इसने उसके पर्स से कुछ पैसे लिए और ये सोच के लिए कि आई विल रिटर्न इट, मैं इसको वापस कर दूंगी। तो यहाँ पर आप देखो, शी हैज़ टेकन द प्रॉपर्टी, इट मे बी मनी, इट मे बी एनीथिंग एल्स, सपोज कीजिए वॉच ही है, ऐसे मान लेते हैं वॉच है, तो शी टुक द वॉच, इसने घड़ी ली। व्हाट इज द वॉच? इज इट इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी? इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। शी टुक इट आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ समवन, वॉच, तो वॉच इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी। शी टुक इट फ्रॉम द पोजेशन ऑफ हर फ्रेंड, उसके पोजेशन से ली, एंड दैट शी टुक विदाउट हिज कंसेंट, हर कंसेंट, कंसेंट के बिना भी ली, एंड शी मूव द प्रॉपर्टी एज वेल, ले भी गई अपने साथ। तो विल इट अमाउंट द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट? क्या ये ऑफेंस ऑफ थेफ्ट हो जाएगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसकी इंटेंशन यहाँ पर डिसऑनेस्टली नहीं है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है। व्हाट इज हर इंटेंशन? दैट आई विल रिटर्न इट, और कहीं ना कहीं देयर इज ए इंप्रेशन कि शी हैज इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ समता कि यू कैन यूज माई वॉच और अदर थिंग्स। बट लेटर ऑन व्हेन शी रियलाइजेस, जब इसको आइडिया होता है कि समता इज नॉट अवेयर ऑफ हर वॉच, कि उसको पता ही नहीं है उसकी वॉच ले ली गई है, देन शी बिकम्स डिसऑनेस्ट, देन शी कन्वर्ट्स दैट प्रॉपर्टी टू हर ओन यूज, अपने यूज में उस प्रॉपर्टी को ले लेती है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? या उसको मिस एप्रोप्रिएट कर लेती है। देन व्हाट विल बी द ऑफेंस? अब जब ऐसे, उसमें कौन सा अपराध होगा? अब चोरी का अपराध तो रहा नहीं क्योंकि इनिशियल इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं है। एक्सटॉर्शन का इसलिए नहीं है कि देर इज ही इज नॉट थ्रेटनिंग, है ना, ठीक है, शी इज नॉट पुटिंग एनी पर्सन इन टू फियर, एंड देर इज नॉट डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, एक्सटॉर्शन तो हो नहीं सकता। जब थेफ्ट नहीं है, एक्सटॉर्शन नहीं है, तो रॉबरी नहीं हो सकता, है कि नहीं है? देन व्हाट विल बी द ऑफेंस? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जाएंगे हम, अगर हम देखते हैं तो वहां पर प्रॉपर्टी हैंडओवर की जाती है, वो भी नहीं होगा। हम लोग इस तरीके से डिराइव करते हैं। जब कभी हमें कुछ फैक्ट्स दिए जाते हैं और ये पता करना हो कि भाई ऑफेंस क्या है, तो हमें कैसे करना चाहिए? हमें एक्सक्लूडिंग मेथड भी लगाना चाहिए कि क्या ये थेफ्ट हो सकता है, क्या एक्सटॉर्शन हो सकता है, क्या रॉबरी हो सकती है, कौन कौन से ऑफेंसेस हमने पढ़े हैं और क्या वो उनमें से कोई एक भी हो सकता है, नहीं हो सकता। जब हम एक्सक्लूड करते हैं और डायरेक्टली भी एक हिंट मिलता है हमें, तब हम राइट आंसर पहुंचते हैं हमेशा। तो यहाँ पर थेफ्ट नहीं हुआ, एक्सटॉर्शन नहीं हुआ, रॉबरी नहीं हुआ, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं हुआ, चीटिंग हमने की नहीं है क्योंकि हमने सामने को किसी को डिसीव नहीं किया है, हमने किसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं किया है, तो क्रिमिनल मिसचीफ भी नहीं हुआ, ठीक है, हमने किसी प्रॉपर्टी में एंट्री भी नहीं किया तो ट्रेसपास भी नहीं हो रहा। तो ये क्या ऑफेंस हुआ? इसी को समझने के लिए कि जब हम किसी की प्रॉपर्टी को ऑनेस्टली ले रहे हैं और लेटर ऑन वी डेवलप डिसऑनेस्ट इंटेंशन, देन व्हाट काइंड ऑफ ऑफेंस विल बी दिस। तो ये हम पढ़ेंगे अभी डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन। यहां पर तो अपने प्रॉपर्टी जाके टेक की है, समटाइम्स इट मे हैपन यू फाइंड द प्रॉपर्टी, यू आर द फाइंडर ऑफ प्रॉपर्टी। आपको कहीं सड़क पर, हाई रोड पर, किसी के घर के सामने कोई पर्स, कोई ऑर्नामेंट, कोई वॉच, वॉट एवर मूवेबल प्रॉपर्टी मिल जाती है आपको, एंड देन यू यूज इट, तो विल यू बी एन ऑफेंडर? क्या वो आपका ऑफेंस होगा या नहीं होगा?
ये भी हमें समझना है। और यहाँ से प्रैक्टिकली कई क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिलते हैं और मेंस में भी मिलते हैं। मेंस का क्वेश्चन क्या आएगा मैं आपको लिखवा देता हूँ, एक बार को लिखिए जरा फटाफट। राइट डाउन द मेंस क्वेश्चन। कैसे मेंस का क्वेश्चन पूछेंगे इसमें आपसे? एक्सप्लेन क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम थेफ्ट। इसको थेफ्ट से डिस्टिंग्विश कीजिए। सो ऑलवेज यू विल सी ए क्वेश्चन इन योर मेंस कि ये हमेशा थेफ्ट से डिस्टिंग्विश कराएंगे आपसे। तो मैं आज आपको हिंट देता हूँ, एक ट्रिक दे रहा हूँ आपको, एंड दैट विल बी वेरी यूजफुल। आप में से जितने लोग भी यूपी उत्तराखंड जाना चाहते हैं, वहाँ पर एक फेवरेट क्वेश्चन है आईपीसी में। आईपीसी बोले तो बीएनएस, डिफ्रेंशिएट करने का। तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस हैं डिफ्रेंशिएशन वाले। उनको आप, उनके नोट्स आप पहले से अलग बना लीजिए। डिस्टिंग्विश थेफ्ट फ्रॉम एक्सटॉर्शन, डिस्टिंग्विश थेफ्ट फ्रॉम क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, डिस्टिंग्विश थेफ्ट फ्रॉम रॉबरी, डिस्टिंग्विश कल्पेबल होमिसाइड फ्रॉम मर्डर, है ना, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट। जितने भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन आपने एलएलबी में पढ़े होंगे उनको लिख लो कहीं पर अच्छे तरीके से, उनका घोटा आज ही लगाना शुरू कर दीजिए। ये आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएसजे के मेंस में या उत्तराखंड जुडिशरी के मेंस में वहाँ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। वहाँ तो सर्टेन ही है, 1-2 डिफरेंस पूछते ही पूछते हैं। बाकी जगह ऐसा नहीं कह रहा हूँ मिलेंगे नहीं, वहाँ संभावना है, यहाँ अति संभावना है। कर लेंगे आप लोग। अब पढ़ते हैं हम लोग इसके बेरेक्ट लैंग्वेज को। 40। तो दिस इज व्हाट डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 403 आईपीसी 314 बीएनएस, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स विल कम फ्रॉम द हेडिंग इटसेल्फ। इतना तो रटेंगे आप लोग कौन सा ऑफेंस कहाँ पर है। नाउ रीड इट प्लीज। कौन पढ़ेगा रहा इसको? रहा मैं हिंदी में देख लूँ रहा कौन पढ़ेगा। हु विल लाउड? दिव्या, चलिए पढ़िए। इट शैल नॉट बी नॉट लेस देन 6 months and which may extend to 2 years and have, और हटा दिया, एंड विद फाइन। देखिए इसकी पनिशमेंट क्लॉज में चेंज हुआ है, नॉट लेस देन 6 months ऐड हो गया है इसमें। पहले था विच में एक्सटेंड टू 2 years। पहले जो पनिशमेंट था दैट वाज विच में एक्सटेंड टू 2 years, और विद फाइन था, और बोथ था। अब इन्होंने क्या कर दिया, मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर दिया है 6 months का, मैक्सिमम वही रखा है, इट में एक्सटेंड टू 2 years। एंड साथ में जो डिस्क्रेशन था कि ओनली फाइन भी हो सकता है वो इन्होंने कर दिया है। हालांकि ये दिस इज़ इलॉजिकल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक तरफ तो आप सीआरपीसी में लेके आते हैं प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट। प्ली बार्गेनिंग में अगर फिर कैसे कोई प्ली बार्गेनिंग में जाएगा जब मिनिमम ही कर दिया आपने। इसका मतलब ये कि अगर आप कन्फेस कर रहे हैं आप तो मिनिमम पनिशमेंट तो भी झेलना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली इन्होंने जो कॉन्सेप्ट प्ली बार्गेनिंग है वो कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया इन्होंने, एंड दैट इज़ वेरी लॉजिकल। छोटे ऑफेंस में 2 साल में मिनिमम प्रिस्क्राइब करने का कोई लॉजिक नहीं था इसमें इस तरीके से। अब इससे पता क्या होगा, प्रैक्टिकली क्या होगा, जहाँ पर कुछ ऐसा सेटलमेंट की बात आएगी या तो कंपाउंडिंग में चला जाएगा। ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या है कि वो कई बार ऐसा होता है प्रैक्टिकली कि और मीन्स नहीं है तो ठीक है हॉस्टाइल दिखा दो विटनेस को हॉस्टाइल दिखा करके उसका एक्विटली हो गया फिर वो। लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आए थे प्ली बार्गेनिंग का, वो कहीं ना कहीं इसमें प्ली बार्गेनिंग समझते हैं हम लोग। प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट है सीआरपीसी में, उसमें ये होता है कि जब आपका ट्रायल का स्टेज आ गया, चार्ज के फ्रेमिंग पर ही आ गए, तो फिर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्यूज्ड को कि अगर वो चाहे तो कन्फेस कर सकता है, ठीक है, कि हाँ मैंने अपराध किया लेकिन उसके बदले में मैं कन्फेस कर रहा हूँ तो मुझे मेरे प्रति लीनियंट वो रखा जाए। और जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, उसके साथ फिर वो एक कंप्लेनेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक्यूज्ड, इन सब का एक मीटिंग होगी। उसमें वो एक म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी एग्रीमेंट पर आएंगे कि हाँ, डिस्पोजल एग्रीमेंट पर आएंगे कि हाँ, तो फिर कंपनसेट करके या मिनिमम फाइन करके एक एग्रीमेंट बन जाएगा। तो कन्फेशन होगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है कि मेरी तरफ से कन्फेशन हो गया, कन्विक्शन हो गया है कभी, तो कन्विक्शन होगा। एक्यूज का क्या है कि उसको इतना बड़ा ट्रायल नहीं झेलना, और लेकिन उसको जेल नहीं जाएगा,
और कोर्ट का बेनिफिट क्या होगा कि कोर्ट की पेंडेंसी थोड़ी कम हो जाती है। तो एक म्यूचुअली, लेकिन ये छोटे छोटे ऑफेंसेस में होता है। तो प्ली बार्गेनिंग का हम कॉन्सेप्ट इसलिए लेकर आए थे ताकि कोर्ट का बर्डन कम हो जाए इस तरीके से, और यूएसए में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ये नोट लेस देन 6 मंथ्स, आई एम सरप्राइज कि ऐसे उसने कैसे कर दिया, बट ये है तो है। अब क्योंकि चेंजेस है यहाँ पर, तो जब भी बीएनएस का एग्जाम आएगा प्रीलिम्स का, आप देखना कि वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऐसे हैं। पनिशमेंट में भी पूछ सकते हैं आपसे इस तरीके से। अब इसमें देखते हैं क्या है, मेनली इंग्रेडिएंट क्या है। हु एवर डिसऑनेस्टली, प्लीज सी द वर्ड, highlighted this, dishonestly misappropriates or converts to his own use what property, any movable property shall be punished with this property। ठीक है, यही है, हाँ बस यही ऑफेंस है। सो व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस ऑफेंस, डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहां पर देखो, जो मैं बात आपसे कह रहा था, यू कंपेयर इट विद द drafting of this theft, you will see so many things clarity from this itself कि you must move the property, you must without the consent and this that, पूरा का पूरा मिलेगा। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ कहा है कि जो कोई भी किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट करेगा या अपने यूज में लेगा डिसऑनेस्टली, वो ये कहलाएगा कि उसने कौन सा ऑफेंस किया है, उसने डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएशन ऑफेंस किया है। तो यहाँ पर हम लोग, इसलिए मैंने कहा कि इस ऑफेंस को आप थेफ्ट में डिफरेंस करके ही पढ़ सकते हैं, या इलस्ट्रेशन को ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, क्या है, पढ़िए जरा। ये 8, दिस इज द इलस्ट्रेशन ए टेक्स प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी थी, बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड्स पोजेशन, in good faith believing that property belongs to himself and at the time of when he takes it he is not guilty of theft। देखिए यहाँ पर क्या है, इसको बहुत अच्छे देखने की कोशिश करना। A takes the property belonging to Z, A Z की प्रॉपर्टी लेता है, संपत्ति लेता है, एंड विदाउट जेड्स, आउट ऑफ जेड्स पोजेशन। ये इंप्लाइड है कि कंसेंट नहीं है उसके यहाँ पर ये, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि व्हाट इज हिज माइंडसेट, उसकी इंटेंशन क्या है। बिलीविंग इन गुड फेथ दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिमसेल्फ, वो गुड फेथ में ये विश्वास करता है कि जो संपत्ति वो ले रहा है वो उसकी अपनी है। तो यू विल सी दिस इज द इंटेंशन विच यू कैन नॉट से डिसऑनेस्ट। उसकी जो एट द टाइम ऑफ टेकिंग द प्रॉपर्टी हिज इंटेंशन कैन नॉट बी सेड टू बी डिसऑनेस्ट, and that is why they have said that he is not guilty of theft। one more crucial thing you please highlight in your इसमें कि at the time when he takes it, ये जो crucial time है कि जिस समय वो उस प्रॉपर्टी को ले रहा है, जिस समय वो उस प्रॉपर्टी को ले रहा है, he believes that property belongs to me and that too in good faith। अब इसको समझिए थे कि गुड फेथ का मतलब क्या है। गुड फेथ को, द टर्म गुड फेथ हैज बीन डिफाइंड इन बीएनएस अंडर सेक्शन, देख के बताओ 2 क्लॉज, देखो आईपीसी में थे 52, अब मुझे वो तो याद रहे, रटी हुई है मेरे, इसका बताओ 211, पढ़ो जरा क्या कहती है ये। ड्यू, नथिंग इज सेड टू बी डन इन गुड फेथ अनलेस इट इज डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। ड्यू केयर एंड अटेंशन, देखो रटी पड़ी है मेरे, ये ऐसे आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। गुड फेथ का मतलब है ड्यू केयर एंड अटेंशन। हिंदी में बोलते हैं जब आप उसको सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ, इससे शायद ज़्यादा समझ में आएगा आपको, सम्यक सतर्कता एवं ध्यान, सतर्कता एवं ध्यान। जब हम के कोई एक्ट ऐसा करते हैं विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, तो हम ये कहते हैं कि वी हैव डन दैट एक्ट इन गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब आपकी गुड इंटेंशन से नहीं है, सद्भाव से नहीं है। तो यहाँ पर जो ये है, देखो एक एक चीज़ को समझेंगे तो आपको मजा भी आएगा लॉ पढ़ने में। कि व्हेन ही से दीज वर्ड्स, सी दिस, बिलीविंग इन गुड फेथ, तो बिलीविंग इन गुड फेथ को समझते हैं पहले हम लोग।
बिलीविंग इन गुड फेथ का मतलब ये नहीं मेरा ऐसा विश्वास था, है ना। तो बिलीविंग इन गुड फेथ का मतलब है बिलीविंग आफ्टर टेकिंग ड्यू केयर एंड अटेंशन। यू बिलीव शुड नॉट बी सुपरफिशियल कि मेरा ऐसा विश्वास था, है ना। मान लीजिए समता आए रात को 9 बजे नॉक करेंगे, फोन आए सर कोचिंग नहीं खुली, है ना, कि भाई क्यों रात को 9 PM, नहीं सर मुझे लगा 9 PM से क्लास है, आपने एक बार कहा था ऐसा, आई बिलीव सो। तो भाई एक बार फ़ोन करते हैं घर से निकलने से पहले, पूछते, वेरीफाई करते, अपने दोस्तों से पूछते। जस्ट यू बिलीव समथिंग कैन नॉट बी, यू नो, कैन नॉट बी अप्रिशिएटेड, कैन नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट। योर बिलीव शुड बी कपल्ड विद द गुड फेथ। ठीक है। अब देखो ये ना, ये जो स्लाइड्स में लगाता हूँ ये इसीलिए लगाता हूँ ताकि ना मेरी अटेंशन में आपको ढंग से एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कर पाऊँ। अदरवाइज इसके बिना भी समझाऊंगा तो समझा सकता हूँ, लेकिन आपकी अटेंशन फिर वो इन डेप्थ जाएगी ही नहीं आपको, भले ही मैं कितना गाना सुनाता रहूँ आपको। लेकिन अभी क्या है कि जब हम इसी वर्ड पे फोकस कर पा रहे हैं, इन गुड फेथ बिलीविंग गुड फेथ का मतलब हुआ कि आप जो बिलीव कर रहे हैं वो उसके पीछे ड्यू केयर एंड अटेंशन भी है। साथ साथ में क्या है, दिस इज द बिलीफ एट द टाइम व्हेन यू टेक्स इट। नेक्स्ट वर्ड, एट द टाइम व्हेन ही टेक्स इट। दिस इज नॉट सब्सिक्वेंटली। क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी उठा लाए और बाद, अरे यार ये तो मेरी घड़ी जैसी लग रही है, ये तो मेरी जैसी लग रही है। लेते हुए इंटेंशन क्या थी, डिसऑनेस्ट थी, बट व्हेन यू रीच योर हाउस आपको लगता अरे यार ये प्रॉपर्टी तो मेरी ही लग रही है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। इंटेंशन एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट है। ऐसे ही थेफ्ट के केस में, इन द केस ऑफ थेफ्ट, इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली when he moves that property. You club these words, whoever moves a property intending to take dishonestly. So in both cases you are moving the property. 403 IPC और 314, right, 314 BNS में और theft के केस में what is the similarity? In both cases you move the property, but in case of theft the intention initially is dishonest, but here in good faith you believe that either this property is your or at least your intention is not dishonest. तो इसी इलस्ट्रेशन से आपको एक पॉइंट, बेरेट की लैंग्वेज से पता नहीं चला था आपको, ये वहां पे क्या था कि जो कोई भी डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट करेगा, है ना, या कन्वर्ट टू ओन यूज करेगा वो पनिशेबल होगा। लेकिन इलस्ट्रेशन से आपको आइडिया लगा इन वर्ड से कि इंटेंशन एट द टाइम ऑफ मूविंग शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट। ये जो मैं आपको कह रहा था कि इस ऑफेंस को समझने के लिए आपको इलस्ट्रेशंस की हेल्प लेनी पड़ती है कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स हियर, दिस इज कैसे क्या डिस्टिंग्विश करेंगे यहाँ पे। तो प्लीज लेट मी नो, रेज हैंड अगर आपकी बात समझ में आ गई तो। एवरीवन ठीक, एनी क्वेश्चन? नैना चौहान, एनी क्वेश्चन, कम ऑन। वैसे अनीश यू आर नॉट द अलोन, देखो नैना चौहान भी है तुम्हें कंपनी देने के लिए, वो भी कभी कभी आती हैं। रिया गोयल, ये सब अब हफ्ते भर रेगुलर आओगे तो शायद तुम्हारे पाप धुलें धीरे धीरे, पश्चाताप करो इसका। अच्छा देवांश तो वहीं का हो गया ना, दिव्या तो उसका दिव्यांश था, क्या नाम था उसका, देवांश, ऐसे ही कहते हैं। इतना भी कोई हेल्थ इशू नहीं होता इस उम्र में, मतलब 3 महीने से पता क्या होता है तुम लोगों का, ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना कि बताना नहीं है सामने वाले को, नज़र लग जाएगी, तो चुपचाप पढ़ाई करनी है तो बोल दो कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, ये या वरना 3-4 महीने से हेल्थ इशू रिजॉल्व नहीं होंगे। भाई आई कांट बिलीव, मुझे तो आज तक इतने लंबे हेल्थ इशू नहीं हुए एंड आई एम मच ओल्डर देन यू। एनीवेज, तो ये पॉइंट समझ में आया, ही इज नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट। बट अब आगे पढ़ते हैं। बट आफ्टर डिस्कवरिंग हिज मिस्टेक dishonestly misappropriates the property to his own use, he is guilty of an offense under this. When he realized his mistake, कि no, it is not my property, and then he dishonestly misappropriates that property to his own use, वो अपने यूज में उसको dishonestly ले लेता है, then we can say this is the offense under section 314 BNS। समझ में आ गई बात आपको? अब क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके इसमें,
यही इलस्ट्रेशन आपको दे दिया जाएगा और लास्ट में ये जो वर्ड है ना, ही इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, इसकी जगह कह देंगे डिसाइड। बाकी सभी फैक्ट्स ऐसे रखेंगे, लेकिन आपको जो जो आंसर वाली लाइन है इसको हटा करके दे विल आस्क यू, एग्जामिनर विल आस्क यू यू डिसाइडेड। तो ये आपका मेन सा क्वेश्चन बन गया, ये आपका DGS का मेन सा क्वेश्चन बन गया, ये आपका हरियाणा का मेन सा क्वेश्चन बन गया जो आप कहते हैं प्रॉब्लमेटिक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको केवल क्या सीखनी है, आपने लॉ सीख लिया, आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड ओनली द हाउ टू राइट द आंसर्स ऑफ द मेंस। और ये मैंने मेंस के आंसरिंग क्लास में पहले भी कराया है, आने वाले टाइम में फिर करा दूंगा आपको मैं। कम टू द इलस्ट्रेशन बी नाउ। A being on friendly terms with Jed goes into Jed's library in Jed's absence and takes away book without Jed's express consent। जो मैंने एग्जांपल दिया था, देखिए, A being on friendly terms with Jed, these are the facts, goes into Jed's library in Jed's absence and takes away book without Jed's express consent, takes away book। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो वर्ड लिखा है ए बीइंग ऑन फ्रेंडली टर्म्स, जो रिलेशनशिप है बिटवीन ए एंड जेड, इट इंडिकेट्स व्हाट, इवन इफ देयर इज नॉट एक्सप्रेस कंसेंट देयर मे बी चांसेस ऑफ इम्प्लाइड कंसेंट। एंड व्हाट ही इज टेकिंग अवे, ही इज टेकिंग अवे ए बुक, सो इम्प्लाइड कंसेंट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन सच केसेस। सपोज अगर ये लिखा होता कि नहीं वो वेरी प्रीशियस रिंग लेकर जाता है, इट मे नॉट बी द केस ऑफ इम्प्लाइड कंसेंट। तो ऐसा नहीं कि फ्रेंडली टर्म्स की वजह से ही इम्प्लाइड कंसेंट आप इम्प्लाइड कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए महिमा और दीक्षा, दीज आर सपोज टू बी गुड फ्रेंड्स। अब महिमा क्या करती है, दीक्षा घर में जाती है, बुक ले जाती है, एक बार कोई बात नहीं वापस चले जाती है। अब एक दिन क्या करती है, इसकी जो दीक्षा को मम्मी के द्वारा गिफ्टेड एक कोई नेकलेस था, प्रीशियस था, मान लीजिए कोई 1 करोड़ का ऑर्नामेंट था, ये उसको लेकर के जाती है, दोस्ती तो है। तो दीक्षा क्या करेगी, गला पकड़ लेगी इसका, हाउ डेयर यू। ठीक है, 10 20 50 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 500 की कोई आर्टिकल आप ले आते हो तो उसमें मान सकते हैं कि दोस्तों में इतना चलता है, लेकिन इतनी प्रीशियस चीज तुम मुझसे बिना पूछे कैसे ला सकते हो? तो केवल आगे में आपको माइंडसेट कैसे डेवलप करना चाहिए, ऐसा नहीं केवल फ्रेंडली टर्म्स में देख देंगे आप तो आपको इम्प्लाइड कंसेंट कहीं भी एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने चाह करके लिखा हुआ है, फ्रेंडली टर्म्स पर है, लेकिन क्या लेके जाता है, बुक लेके जाता है। इसका सीधा सीधा इंडिकेशन है कि दो देयर इज नॉट एक्सप्रेस कंसेंट बट देयर इज द केस ऑफ, वो एज्यूम कर सकता है एटलीस्ट बस वो। ठीक है, जेड की एब्सेंस में लेके जाता है, कहाँ किसकी लाइब्रेरी से लेके जाता है, जेड की, यानी कि बुक इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी। सो बेसिकली ए इज टेकिंग movable property number 1 out of the possession of Z without Z's express consent, though there may be implied consent. ठीक, if A was under the impression that he had Z's implied consent to take the book for the purpose of reading it, A has not committed theft। थेफ्ट का ऑफेंस नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि इंटेंशन यहाँ पर क्या है, डिसऑनेस्ट नहीं है, और यहां पर इंप्लाइड कंसेंट है। बट इफ ही आफ्टरवर्ड सेज द बुक फॉर हिज ओन बेनिफिट, ही इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। सो थेफ्ट नहीं है। थेफ्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इनिशियल डिसऑनेस्ट ये एलिमेंट मिसिंग था, इसलिए थेफ्ट नहीं है, राइट। बट आफ्टरवर्ड्स ही सेल्स द बुक फॉर हिज ओन, यानी कि ही मिस एप्रोप्रिएट्स द प्रॉपर्टी। सो ऑफेंस कैसे हो, फिर क्या ऑफेंस होगा, थेफ्ट ये हुआ नहीं, लेकिन थेफ्ट के सारे एलिमेंट हैं। प्रॉपर्टी कैसी है, कहां से लेते हैं प्रॉपर्टी, आउट ऑफ पोजेशन लेते हैं, वो सारे एलिमेंट हैं। केवल एक एलिमेंट डिस्टिंग्विश करता है, वो है इंटेंशन का। तो ये बताइए डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन में और थेफ्ट में व्हाट इज द डिफरेंस विद रिगार्ड टू डिसऑनेस्ट इंटेंशन। अच्छा, तो क्या दोनों में डिसऑनेस्ट इंटेंशन है या नहीं है?
ध्यान रखना, ये मत कहना कि इसमें जो 403 आईपीसी है या क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है, इसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन इसमें भी है, थेफ्ट में और इस ऑफेंस में दोनों में ही डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। थेफ्ट में इनिशियली है, एट द टाइम ऑफ टेकिंग द प्रॉपर्टी है, एंड इन केस ऑफ डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन इट डेवलप्स सब्सिक्वेंटली टू द टेकिंग। प्लीज रेज हैंड अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बढ़े आगे। चलिए सी पर आ जाइए जरा। यहां पर क्या है, ए बीइंग द जॉइंट ऑनर्स ऑफ द हॉर्स, दिस इज द फैक्चुअल पोजीशन ए एंड बी, दीज आर टू पर्संस, ए एंड बी, ये दो लोग हैं, दो लोगों का एक जॉइंट ऑनर है, दोनों का ही उस हॉर्स में हिस्सा है। अब क्या करते हैं, ए यूनिलैटरली टेक्स द हॉर्स आउट ऑफ बीज पोजेशन इंटेंडिंग टू यूज इट, यूज करने के लिए ले जाता है। सो दैट इज द राइट बीइंग ए जॉइंट ओनर, here A has a right to use the horse, right? तो यहां पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि this is the case of dishonest misappropriation. Your answer is yes, he is the offender. क्लिक करके मुझे वो तो आपकी क्वेरी का आएगा, लेकिन क्यों आएगा मैं एक्सप्लेन दूंगा बाद में। he is committing offense. तो यहां पर आप देखो कि जॉइंट ऑनर है, क्योंकि उसका अपना राइट है उस प्रॉपर्टी को यूज करने का, लेकिन इफ ही सेल्स द हॉर्स and appropriate the whole proceeds to his own use, he is the committing the offense under this section. Why? Because he is appropriating whole proceeds. Even if he sells the whole even if he sells the horse and divides the proceeds, तो आप उसको dishonest नहीं कह सकते हो misappropriation को, right? तो इन दैट केस यहाँ पर आप ध्यान रखना कि होल प्रोसीड को अंडरलाइन कर लेना, ये क्लिक पढ़ रहेंगे आपके उसमें कि आपका जो अगर कोई प्रीलिम्स में इलस्ट्रेशन आ जाए या मेंस में भी आ जाए तो आप देखेंगे कि वो प्रोसेस कितने यूज़ कर रहे हैं वो। अब आ जाइए यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन 1। अच्छा, इसमें जो आपने इलस्ट्रेशन पढ़े हैं ना ABC, कहीं ना कहीं जब आप अगर आपसे जैसे मेंस में क्वेश्चन लिखवाया है ना मैंने, जो आपके इलस्ट्रेशंस हैं A, B एंड C इलस्ट्रेशंस, जब क्वेश्चन आ जाए थेफ्ट का और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन को डिस्टिंग्विश करने का, इफ़ यू हैव टाइम एंड इफ़ यू हैव दैट मच लिबर्टी, यू शुड यूज दीज 3 illustrations, illustration A, B and C. These are here to distinguish this offense with the theft. इसलिए मैंने कहा था कि इसको बेरेक्ट में भी थेफ्ट के ही सही समझाया गया कि थेफ्ट नहीं है, लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है। हाँ, एक और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कुछ कई बार। चलिए इसमें ये तो पॉइंट ध्यान रखेंगे आप लोग, मोबाइल प्रॉपर्टी है नॉट इमोल प्रॉपर्टी, ठीक। डिसऑनेस्ट इंटेंशन दोनों में ही होगी, और डिसऑनेस्ट इंटेंशन का कौन सा वर्ड है आपका, टू, डिसऑनेस्ट इंटेंशन कहाँ डिफाइंड है, 27 में कहाँ पर है, 27 में, और 236 37 में 237। ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन को आप 237 27 236, ये मैं पहले भी, ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन को मैंने बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ पहले से ही। तो जब भी आप यहाँ पर डिसाइड भी करेंगे डिसऑनेस्ट को, उसी रेफरेंस से डिसाइड करेंगे। डिसऑनेस्टली का मीनिंग हर जगह वही होगा, कर लेंगे। एंड यहाँ पर जो है आप देख लीजिए मिस एप्रोप्रिएट्स का जो है, मिस एप्रोप्रिएट्स का मीनिंग क्या है इसको समझ लीजिए आप एक बार जरा। बस मिस एप्रोप्रिएट का मीनिंग आपको समझ लेना चाहिए एक बार को। मिस एप्रोप्रिएट्स का मतलब है कि एप्रोप्रिएट्स इन एन इलीगल और अनऑथोराइज्ड मैनर। अनऑथोराइज्ड मैनर से अगर वो चीज़ों को एप्रोप्रिएट करता है या अलग उठा कर रख लेता है या किसी अलग रोंग व्यक्ति को असाइन कर दे, रोंग यूज़ में ले ले उस प्रॉपर्टी को, तब भी हम उसको एप्रोप्रिएट कहेंगे। अब जो काम की बात आने वाली है जिसमें आप सब लोग इंटरेस्टेड होंगे वो ये आने वाली, ये रही। आप देखिए एक्सप्लेनेशन 1 पर आ जाइए। ए डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन फॉर ए टाइम ओनली is a misappropriation within the meaning of this section. Misappropriation for a time only. It means what? Misappropriation should not be permanent. Even if it is
for temporary period, for time being, then it may amount to the offense of dishonest misappropriation. इसका illustration पढ़िए जरा, क्या है देखिए, पढ़ना क्या है देखिए. What A finds a government promissory note. To whom it belongs? It belongs to some other person Z, bearing a blank endorsement. ये promissory note मिला A को. A finds, A is the finder of. A knowing that the note belongs to Z. सबसे बात ये है कि A यहाँ पर जानता है कि ये जो promissory note है ये Z का है. क्या करता है? Pledges it with a banker as a security for a loan. ये जो लाइन है बांसुरी, ध्यान देखो, intending at a future time to restore it to Z, कि अभी मैं इसको यूज कर लेता हूं, बाद में मैं उसको वापस कर दूंगा. ठीक है, यहां से अब एक क्लू मिल सकता है देखिए आपको कि अगर इवन इफ जो एक्सप्रेशन कहता है कि मिस एप्रोप्रिएशन फॉर ए टाइम ओनली, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन फॉर ए टाइम ओनली, एंड मिस एप्रोप्रिएशन के मीनिंग में मैंने भी आपको पढ़वाया था अनऑथोराइज्ड यूज्ड. अनऑथोराइज्ड यूज अगर आप करते हैं उसका, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू यूज दैट एंड यू आर यूजिंग दैट फॉर दैट, दिस विल बी कॉल्ड मिस एप्रोप्रिएशन. एंड यू आर डूइंग दिस फॉर योर रॉन्गफुल गेन्स. तो देयरफॉर क्या हो गया? डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन हो गया. इवन फॉर सम टाइम यू हैव गुड इंटेंशंस कि मैं इसको यूज करके वापस दे दूंगा, लेकिन आपने ऐसे इलस्ट्रेशन में आपने क्या क्या प्लेज किया दूसरे की प्रॉपर्टी को. वॉज इट ऑथोराइज्ड? नो. इट मीन्स इट वॉज अनऑथोराइज्ड. इट मीन्स इट वॉज द केस ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन. ओके, मिस एप्रोप्रिएशन हुआ. एंड क्यों हुआ? रॉन्गफुल गेन के लिए हुआ है कि नहीं है? तो क्या हो गया? डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन हो गया. तो टाइम की वेरिएशन से फर्क नहीं पड़ेगा. Even if you have intention to return it in future, you will be committing the offense here, right? चलिए, अब यहीं से आपको एक हिंट मेरे ख्याल से ड्रॉ कर लेना चाहिए कि अगर प्रॉपर्टी आपने ली किसी की, वॉच लेके चले गए आप, है ना, आपने उसको बेच दिया और भले ही सब्सिक्वेंटली उसकी प्रोसीड्स आप उसको वापस कर दो. वृंदा, कमिंग टू योर पॉइंट नाउ, राइट? तो आई बिलीव नो यू गॉट द आंसर कि अगर आप किसी की प्रॉपर्टी लेकर आए, उसको बेचा, तो ये भी तो अनऑथराइज तो किया आपने भी है. अदरवाइज तो कोई भी आदमी घर पे जाएगा, जाओ सब रंदा घर में सारे आर्टिकल निकल, मैडम ये कैश लो अपना, है कि नहीं है? दिस इज नॉट. तो दिस अगेन इन दैट केस, अब मिला आपको आंसर. मुझे वो आंसर तो आ रहा था, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं कौन सी लाइन से इसको सब्सटेंशिएट कैसे करूंगा. तो ये सामने आ गया आपके सामने. नाउ कम टू एक्सप्लेनेशन 2. पढ़िए, कौन पढ़ेगा भाई? हाँ देखो, सुनो, नहीं, इसमें थेफ्ट इसमें नहीं आएगा. व्हाई इट इज नॉट थेफ्ट? सी दिस. ए फाइंड्स इट. ए इज द, ए जब उसने लिया है प्रॉपर्टी को, वो दैट वाज नॉट इन द पोजेशन ऑफ समवन, राइट हर्षी? हाँ, तो भले ही उसकी इंटेंशन अब रिवर्ट करने की है, लेकिन थेफ्ट के दायरे से बाहर हो जाता है. लेकिन हाँ, अगर इसी को हम लोग इतना कर दें, ए टेक्स आउट this property out of its possession, then this may be a right case to fit in the case of theft. लेकिन चलो, मुझे तंद आया तो हुआ कि कम से कम जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी थोड़ा कोशिश करते हैं समझने की, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ ना घर में जो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ा रहे हैं गुरुजी, चल रहा है सब कुछ, वो अपना घूम घाम के फिर आके बैठ गए कि बाद में रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे. समझे आप लोग क्या क्वेश्चन था, क्या क्वेरी थी? क्योंकि इन दिस इलस्ट्रेशन, क्योंकि ही इज द फाइंडर, तो थेफ्ट तो वैसे भी नहीं होगा इसमें भी. फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट द प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ समवन. तो थेफ्ट तो बाहर ही आ गया, ऐसा भी है. एक्सप्लेनेशन 2 पर आ जाइए अभी. ए पर्सन हु फाइंड्स द प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन ऑफ एनी अदर पर्सन. कौन सी प्रॉपर्टी है? ही इज द फाइंडर. तो बेसिकली एक्सप्लेनेशन 2 इज द regarding with the finder of the property. And I must tell you one trick जो मुझे अभी स्ट्राइक कर रही है आपको देने के लिए. सपोज कीजिए एक इलस्ट्रेशन, देखिए अभी एक्सप्लेनेशन 2 के साथ हम काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे अभी.
ए फाइंड से रुपी। तो कई बार क्या होता है, भूल जाऊंगा बाद में, इससे पहले बताना पड़ रहा है, रिपीट भी कर दूंगा, कि आपको जो मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, सपोज कीजिए द क्वेश्चन इन मेंस इज बेस्ड ओनली ऑन द एक्सप्लेनेशन 2। ये इलस्ट्रेशन ए पर आ गया, जो आपको मेंस में प्रॉब्लम दी गई है उसका सॉल्यूशन है बेस्ड ऑन द एक्सप्लेनेशन 2, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि क्या तब भी आपको पूरा का पूरा सेक्शन लिखना चाहिए? आंसर इज नो। इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास मेंस में। आपको मैंने पहले भी कई बार कह चुका हूं, आप ये देखिए 8 मिनट्स में, 8 मिनट में अपना नाम लिखिए बस तेजी से। मान लीजिए किसी का नाम राधा हो, राधा 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 राधा, 8 मिनट के अंदर लिखिए फुल स्पीड के साथ। फिर आपको ये पता चलेगा कि आपकी स्पीड कितने मिनट की कैसे क्या आती है। 8-10 मिनट में लगभग आपको एक आंसर कंप्लीट करना पड़ता है। तो इसमें आप एक शब्द का यूज करेंगे, इंटर एलिया। क्या? इंटर एलिया, कॉमा लगा के इस तरीके से, सेक्शन सो एंड सो, है ना, इंटर एलिया प्रोवाइड्स दिस, है ना। सो इसका मतलब ये है कि इस सेक्शन में और भी बहुत कुछ प्रोवाइड किया गया है, बट वी आर फोकसिंग ओनली ऑन दिस, राइट। स्मार्टली यूज करते हैं उस तरीके से, अदरवाइज तो पूरा का पूरा सेक्शन लिखने बैठ जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा फिर तो ये। गॉट इट? ध्यान रखना इस बात को। अब हम आते हैं इस पर। तो बेसिकली जो एक्सप्रेशन सेकंड है, दैट इज डीलिंग विद व्हाट? दैट इज डीलिंग विद फाइंडर ऑफ, ड्यूटी ऑफ द फाइंडर। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द फाइंडर? क्या है फाइंडर ऑफ गुड्स का? क्या कहता है ये? ए पर्सन हु फाइंड्स द प्रॉपर्टी, वेयर इज द प्रॉपर्टी? नॉट इन द पोजेशन ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी भी के पोजेशन में वो प्रॉपर्टी नहीं है। एंड टेक सच प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को ले लेता है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग इट और फॉर रीस्टोरिंग इट टू द ओनर। अगर वो इस इंटेंशन के साथ में लेता है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग इट, फॉर रिस्टोरिंग इट टू द ओनर, डज नॉट टेक और मिस अप्रोप्रिएट इट डिसऑनेस्टली एंड इज नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। अगर उसकी इंटेंशन ये है, अगर उसकी इंटेंशन ये है फाइंडर ऑफ द गुड्स की, फाइंडर ऑफ ड्यूटी की, अगर फाइंडर ऑफ प्रॉपर्टी की इंटेंशन अगर क्या है, नंबर 1 क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन, या फिर टू रिस्टोर इट टू द ओनर, जो ओनर है उसको रिस्टोर कर दिया जाए। तो जस्ट ही इज टेकिंग द प्रॉपर्टी, जस्ट ही इज पिकिंग अप द प्रॉपर्टी, डज नॉट मेक हिम गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। ये नहीं कहा जाएगा अच्छा तुमने ले लिया, इस्तेमाल कर लिया, उठा लिया तुमने इसको। जस्ट टेकिंग द प्रॉपर्टी विल नॉट अमाउंट टू द ऑफेंस ऑफ डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन। यू गॉट इट एवरीवन? क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बन जाता है। बट ही इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस अबव डिफाइंड इफ ही एप्रोप्रिएट्स इट टू हिज ओन यूज, अगर अपने यूज में ले लेता है। तो क्वेश्चन यहां से आता है, व्हेन ए फाइंडर ऑफ प्रॉपर्टी इज सेड टू कमिट द ऑफेंस ऑफ डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन। कब एक फाइंडर ऑफ प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन के ऑफेंस का गिल्टी कह सकते हैं? यहां पर यह है। तो आंसर इज व्हेन ही टेक्स इट विद द इंटेंशन टू रिस्टोर इट, व्हेन ही टेक्स इट with the intention to protect it, he is not guilty. But taking तो ले ली, but if he misappropriates it, समझे, वो उसको appropriate करता है, अपने यूज में ले लेता है, लेकिन कब? This is very important. When he knows, जब वो ये जानता है, knows को अंडरलाइन कीजिए, और has means of discovering the owner, इसी को समझते हैं। ये नंबर 1 है, when he knows the owner. नंबर 2, when he has the means of discovering the owner. तो you are the finder of the property. आपको किसी की वॉच मिल गई, आपको किसी का पर्स मिल गया, आपको किसी का आई कार्ड मिल गया, आपको किसी का क्रेडिट कार्ड मिल गया, राइट? यहीं पर किसी को मिल जाए, जैसे मान लीजिए ऑफिस प्रीमाइसेस में। तो you are the finder of the property, you take it for the purpose of restoring it. But you misappropriate it.
लेकिन जो आपको जो ऑफेंडर बनाएगी वो कब बनाएगी? योर नॉलेज। इफ यू नो हु इज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, तो आपके पास जो प्रॉपर्टी आई है, you took it with the intention to protect it or restore it. It means the incoming of property to you was with honest intention. There was no dishonest intention initially, right? But you having the knowledge कि ये किसकी है, पहली बात क्या है, you directly know कि ये प्रॉपर्टी वृद्ध की है, प्रॉपर्टी दीक्षा की है, समीक्षा की है, आलिया भट्ट की है, उसकी है, उसकी है ना। मान लीजिए वृद्ध को प्रॉपर्टी मिल जाए और वो आलिया भट्ट का क्रेडिट कार्ड हो, तो इसकी ड्यूटी क्या बनती है? टू रिस्टोर इट टू। अभी निकल ही पड़ता है मुंबई के लिए, लेकिन बीच में सोचता है छोड़ यार। तो नाउ द मोमेंट यू डेवलप डिसऑनेस्ट इंटेंशन, यू आर कमिटिंग द ऑफेंस हियर। एक तो है कि यू डायरेक्टली नो, और क्या है, सेकंड क्या है, यू डोंट नो बट यू हैव द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ओनर। आप एफर्ट्स करके पता लगा सकते हैं कि उसके ओनर को ढूंढा जा सकता है। इट इज नॉट कि भी पता ही नहीं चलेगा। जैसे किसी को 2000 का नोट मिल जाए, ठीक है, स्तुति जा रही है रोड पर, इसको 2000 का नोट मिल गया, मिलने की संभावना कम है लेकिन मान ली मिल जाए, तो नोट से कैसे चलेगा पता है किसका नोट है कि नहीं है? पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो चेक बुक हो, चेक का नाम लिखा हुआ है, उस पर ICICI बैंक की चेक बुक है, तो हो सकता है उसके शी हैज मीन्स की भी किसका हो सकता है। एटलीस्ट आप ICICI बैंक में जा करके डिपॉजिट करेंगे तो पता चल जाएगा ये किसकी चेक बुक कहाँ पर किसको कैसे इश्यू हुई। तो सेकंड वाली कैटेगरी कौन सी है? यू डोंट नो द ओनर बट यू हैव मीन्स टू डिस्कवर। तो केवल ये कहना कि मुझे तो पता नहीं था कि कौन था इसका ओनर, ये इससे काम नहीं चलेगा, लायबिलिटी डिस्चार्ज खत्म नहीं हो जाएगी आपकी। इफ यू हैड मीन्स टू डिस्कवर द ओनर बट you misappropriate that property to your own use, you are committing an offense under this section. Yes or no? Next पर आ जाइए। Before he has used reasonable means to discover and give notice to the owner and has kept the property a reasonable time to enable the owner to claim it. देखिए क्या है, थर्ड कैटेगरी कौन सी है? थर्ड कौन सा है? मीन्स था उन्हें खर्च कर लिया, दो तो हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है? बिफोर ही हैज यूज रीजनेबल मीन्स टू डिस्कवर एंड गिव नोटिस टू द ओनर। आपको चल गया पता कि ओनर कौन सा होता है, लेकिन ओनर को नोटिस देने से पहले या रीजनेबल मीन्स डिस्कवर यूज करने से पहले आपकी ड्यूटी क्या है? एज ए फाइंडर ड्यूटी नंबर 1 ड्यूटी, इफ you know the owner, you restore it to the owner. Number 2, you don't know, okay, do you have the means to discover? Then you should apply reasonable means for that. You should keep that property for reasonable time, कि वो जो ऑनर है वो आप तक रीच आउट कर सके। तो वो रीच आउट करने से पहले आपने प्रॉपर्टी को संभाल के नहीं रखा, उसको आने का मौका नहीं दिया और आपने उसको यूज कर ली, तो अगेन दिस इज द केस ऑफ डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन। तो ये डिफरेंट वेरिएशंस हो गए हैं कि कब कब हम किसी भी, दे हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग इन दैट केस। और इसको पढ़ोगे आप तो ये समझ में आएगा कि रीजनेबल आपकी जो ड्यूटी ऑफ फाइंडर यहाँ पे फिक्स कर दी गई है कि टू अवॉइड द क्रिमिनल लायबिलिटी यू शुड रिस्टोर इट टू द ओनर। नहीं तो अगर आप मिस अप्रोप्रिएट करते हो, अपने यूज़ में लेते हो, तो हम ये नहीं कहेंगे कि साहब आपको तो मिल गई थी प्रॉपर्टी, है ना, आप ऑफेंडर बन जाएंगे। और ध्यान रखना, अब ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है ना, ये मिनिमम 6 months का जो ऑफेंस इसमें आ गया है। दिस इज, मुझे तो आई एम नॉट हैप्पी विद सच काइंड ऑफ चेंजेस। जुडिशरी अपने आप देख ले कि मिनिमम करना है नहीं करना है इसमें। ये लेजिस्लेचर को इतना भी इसमें ऐसे छोटे पैटी ऑफेंसेस में इतना ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए था, या मिनिमम ऑफेंस पेनल्टी रख देते। अब 6 महीने के तो गए ही गया वो। व्हाट आर द रीजनेबल मीन्स और व्हाट इज रीजनेबल टाइम इन सच ए केस इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब तो आप मेरे ख्याल सब समझते ही हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, है ना। इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब होता है कि इस क्वेश्चन फैक्ट का मतलब है कि, मैं राइटिंग पढ़वा दूँ क्या, समझाने से बेहतर है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब होता है कि
दैट फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ इच केस विल हैव टू बी कंसिडर्ड। बस हर एक केस के फैक्ट्स आपको देखने पड़ेंगे कि इसमें रीजनेबल टाइम क्या होना चाहिए था, ठीक है, इसमें रीजनेबल मीन्स क्या होने चाहिए थे, ये इट विल फैक्ट्स केस टू केस वेरी करेंगे और अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करेंगे इसमें। पढ़ना नेक्स्ट लाइन क्या है एक्सप्लेनेशन टू की, कि कब कब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अवॉइड किया सकते, सॉरी इस कल्पेबिलिटी जो क्रिमिनल लायबिलिटी है अवॉइड कब कर सकते हैं, कब कब आप पे इम्पोज हो जाएगी। चलिए इलस्ट्रेशन ए पढ़ते हैं पहले इसको समझने के लिए। इलस्ट्रेशन ए पढ़ो पहले जरा, इस लाइन को जो थर्ड पैराग्राफ है एक्सप्लेनेशन का, जब ये समझिए, ए फाइंड्स ए रूपी ऑन द रोड, हाई रोड, not knowing to whom the rupee belongs, A picks up the rupee. Here A has not committed the offense defined in this section. इसको समझते हैं पहले, देखिए what he finds a rupee, उसको रुपया मिलता है, नोट मिलता है। तो इन दिस केस जो हमारा ये एक्सप्लेनेशन सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है, एक्सप्लेनेशन सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसके हिसाब से ऑफेंस कब कमिट हो जाएगा, कि अगर वो उसको अप्रोप्रिएट करता है अपने यूज में, और कब, जब वो जानता हो कि कौन ओनर है या मीन्स हो उसके पास। इस इलस्ट्रेशन में आप देखोगे व्हाट ही फाइंड्स ए रूपी नॉट नोइंग टू होम दिस रूपी बिलोंग्स। तो यहाँ पर जो पहली क्लॉज है, ही डज नॉट नो द ओनर, ना तो उसको ओनर का पता, डज नॉट नो ओनर। सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे, क्या उसको ये पता है वेदर ही हैज मीन्स टू डिस्कवर, सी द वर्ड वेयर ही फाइंड्स हाई रोड, हाईवे पे मिलता है उसको। तो हाईवे पे नोट का पता करने से ही हैज नो मीन्स टू डिस्कवर। सपोज करो मार्केट प्लेस में मिलता है उसको, किसी शॉप के आसपास रहता है, तो यू कैन एज्यूम एटलीस्ट ही कैन आस्क फ्यू पर्सन्स हियर एंड देयर। तो इन दिस केस इन्होंने क्या कहा है, ही नीदर नोज नोर हैज मीन्स टू डिस्कवर हु इज द ओनर, राइट। पिक्स अप द रूपी, ही हैज नॉट कमिटेड इन दिस। तो आपको जो इसमें जो इलस्ट्रेशन में जो एक एक वर्ड जो हिडन चीजें हैं, हाई रोड का मतलब क्या है कि मीन्स भी नहीं है डिस्कवर करने के, और सेकंड बात यहाँ लिख दिया डज नॉट नो होम टू ही बिलोंग्स, तो दोनों ही बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे इसका ऑफेंस नहीं बनेगा। ये कहाँ से आ गया, एक्सप्लेनेशन सेकंड का जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, उसमें ये बात समझाई गई थी। पढ़ो जरा कौन सा है, ए फाइंड्स ए लेटर on the road containing a bank note. From the direction and contents of the letter he learns to whom the note belongs. यहां पर जो है he learns to whom note belongs, इसी लाइन से आपको आइडिया लग जाएगा at least he has means to discover whom to whom this property belongs, ठीक है। Then he appropriates it, he is committing the offense of dishonest misappropriation. Again this is the case of explanation second para 1। बोलो yes or no। तो पहले में क्या बताया, he doesn't know, कोई मीन्स नहीं थे। इस वाले इलस्ट्रेशन में क्या बात निकल के आ गई, he has means to discover। तो you have the means to discover but you are misusing it, you are guilty under this section। next बस समझिए, देखिए A finds what, a check, चेक मिलता है उसको, he can form no conjecture as to the person who has lost the check। उसको कोई आइडिया नहीं है कि ये वो किसका चेक खोया है, किसको चेक बिलोंग, किसके फेवर में था चेक, उसको नहीं आइडिया है, ठीक है। लेकिन बट द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज ड्रॉन द चेक अपीयर्स, जिसका उसमें आजकल तो चेक बुक में नाम लिखा आता है ना, उसका नाम उस पर अपीयर होता है, सही है। देन हाँ जी यस, अब उस व्यक्ति से आपको पता चल सकता है कि ये जो बियरर है ये कौन था, किसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो अगेन इन दिस केस व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि यू हैव मीन्स टू डिस्कवर द ओनर हियर इन दिस केस। अगेन ए एप्रोप्रिएट द चेक without attempting to discover the owner, he is guilty of an offense under this। तो in these cases, in these illustrations, ये illustration C था, A B C में आपने देखा कि हमने कहाँ पर फोकस है, जो सब में ही क्या है वो मिसअप्रोप्रिएट तो करता ही है, यूज तो करता ही है। ये देखा जाएगा whether he knows the owner,
या वेदर ही हैज़ द मीन्स टू डिस्कवर और नॉट। मीन्स थे तो आपकी ड्यूटी क्या थी कि उसको डिस्कवर करके उसको रिस्टोर करना, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये ऑफेंस आपने किया। डी पर आइए आप, यहाँ पर देखिए, व्हाट ए सीज जेड ड्रॉप हिज पर्स। ए देख लेता है कि जेड का पर्स गिर रहा है विद मनी इन इट। ए पिक्स द पर्स विद द इंटेंशन ऑफ रिस्टोरिंग इट टू जेड। बट अब यहां पर देखो, ये जो लाइन है यहाँ पर, ये आपने देख लिया कि ये किसका पर्स गिरा है, आपने उठाया किस इंटेंशन के साथ में, विद तो प्रॉपर्टी इज कमिंग टू यू नॉट विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन एट दैट टाइम, बट आफ्टरवर्ड्स एप्रोप्रिएट्स इट टू हिज ओन यूज, अगेन ही हैज कमिटेड द ऑफेंस। तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा था, यू शुड हैव रिस्टोर इट, तो यू नो इट, ठीक, यू डिड नॉट टेक एनी अटेम्प्ट टू रिस्टोर इट, यू यूज्ड इट। नेक्स्ट, ये तो सिंपल ही है, वही पढ़ते आ रहे हैं। बाद में डिस्कवर हो गया आपका, पहले आपको पता नहीं था लेकिन आपको पता चल गया, फिर भी आपने उसको नहीं लौटाया, ऑफेंस क्या हुआ, अंडर दिस सेक्शन। नेक्स्ट, यहां पर जो क्रूशियल वर्ड है, ए फाइंड्स ए वैल्यूएबल रिंग नॉट नोइंग टू हुम इट बिलोंग्स। बात से यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट ही सेल्स इट इमीडिएटली को हाईलाइट कर लीजिए, विदाउट अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर द। तो यहाँ पर अगेन यू डिड नॉट अप्लाई योर मीन्स, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया उसको डिस्कवर करने का, ठीक। तो ये हो गए आपके सारे लेसन कवर कर लिए हम लोगों ने। देखिए इसमें आप समझिए, वैल्यूएबल रिंग मिली हाईवे पर, इन्होंने कहा कि वैल्यूएबल रिंग मिली हाईवे पर। बेसिकली आप इसमें देखेंगे कि वेदर देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर द ऑनर और नॉट। ये कोई एक फॉर्मूला आप नहीं बना सकते हैं। हाईवे पे अगर आपने देखा कि रिंग किसी के यहाँ से गिरी है, यू सी, तो जस्ट बिकॉज इट इज़ अ हाईवे चीज़ नहीं हो जाएंगी। तो जो 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 इसका कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश कीजिए। नंबर वन, यू आर द फाइंडर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक। नाउ इट विल बी सीन एंड यू यूज्ड इट, दो बातें फिक्स हो गई। तो यहां देखा जाएगा नंबर वन, क्या आप ये जानते थे कि इसका ओनर कौन है? अगर आप ये जानते थे तो आपका ऑफेंस फिक्स हो गया। क्या आप जानते नहीं थे, ठीक है। डू यू हैव द मीन्स टू डिस्कवर द ओनर? आंसर अगर यस है तो आपकी लायबिलिटी फिक्स हो गई। तीसरी बात आ गई कि क्या आपने रीजनेबल एफर्ट्स किए थे उसको डिस्कवर करने के। मान लीजिए अपेरेंटली मीन्स नहीं दिख रहे हैं आपको, फिर भी आपने कुछ एफर्ट्स किए थे उसको डिस्कवर करने के, नहीं किए थे, या तुरंत आपने इमीडिएटली सेल कर दिया था उसको, सही है। तो इन दो तीन बातों को देख करके यू विल फिक्स दी लायबिलिटी। अब आ जाइए एक्सप्लेनेशन जो सेकंड है, उसका जो सेकंड पार्ट है, उसको लास्ट पार्ट उसको समझते हैं। ये जो लाइन है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फाइंडर शुड नो हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और दैट ए पर्टिकुलर पर्सन इज द ओनर ऑफ इट। देखिए इस ऑफेंस को अगर आपने फिक्स करना है कि भाई ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस, आपको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इसको पता था कि ओनर कौन है तब भी, या आपको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि इसको ये आइडिया था कि एक खास व्यक्ति इसका ओनर है। अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि एट द टाइम ऑफ एप्रोप्रिएटिंग इट ही डज नॉट बिलीव इट टू हिज ओन प्रॉपर्टी, कि अगर इसको ये था कि मेरी प्रॉपर्टी तो नहीं है कम से कम, तो इसको ये देखा जाएगा कि इसने जो रीजनेबल मीन्स अडॉप्ट किए या नहीं किए। बस कि किसी की है नहीं है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये देखोगे कि डिड यू मेक रीजनेबल एफर्ट्स टू ट्रेस द ऑनर ऑफ। बस अगर नहीं है तो आपका ऑफेंस बनता है। अब आ जाइए, ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया। अब व्हाट इज, आपको एग्जाम कैसे पास करना है, हमें तो अल्टीमेट एग्जाम पास करना है ना। तो देखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन मिलता है आपको मेंस में, दो ही जगह मिलेगा आपको, या तो मिलेगा प्री में, है ना, या मेंस में। प्री में तो दो दोनों जा रही है, ऑप्शन वहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, आपको लिखना तो कुछ है नहीं, जस्टिफाई कर नहीं सकते हैं आप, ए बी सी डी में से करना पड़ेगा। तो प्री के लिए
99.9% आपको जो क्वेश्चन आएगा इलस्ट्रेशन से ही आएगा। देखा आप लोगों ने? प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर आप देखते जाइए, जहाँ जहाँ इलस्ट्रेशन आए अपने बैरक में पीपी लिखते चले जाइए। फिर आप देखेंगे जब अपने 10-20 प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यही लेसन 5 बार आ चुका, कोई लेसन 10 बार आ चुका, हर बार पी लिखना उस पर आप। हाँ, 95% पेपर आपको बैरक से कवर हो जाता है। इसको अगर ढंग से याद कर लिया, ढंग से एक्सप्लेन कर दिया, आप जज बन जाएंगे। सही है? ये है, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, जज बनना और बनाने के लिए अगर टीचर बनाना चाहता है वाकई में, तो उसको इस तरीके से पढ़ाना चाहिए। और अगर टीचर की इंटेंशन, उसकी जो इंटेंशन इस बात में ज़्यादा है कि वो बच्चों का जो होगा देखा जाएगा, मैं अपने आप को एक बहुत महान व्यक्तित्व शो करूं, तो मुझे फिर इसी चैप्टर में कई घंटे लगाने चाहिए और यहाँ से वहाँ से चीज़ें पढ़ाते रहने चाहिए। वो दैट विल बी द वेस्टेज ऑफ टाइम। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पे मेरा सिर्फ उद्देश्य होता है आपको जज बनाने के लिए, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तक के उतना करा दो कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि विद्वान बनने के लिए पूरी उम्र पड़ी हुई है। अब मेंस की बात करते हैं। देखिए, प्रीलिम्स के बारे में बता दिया ट्रिक आपको, अब मेंस में आ जाइए कि हाउ विल यू डिसाइड ए प्रॉब्लम। मान सपोज कीजिए वो उसका आंसर आपको इलस्ट्रेशन में था ही नहीं, कहीं और से प्रॉब्लम आ गई और आपने, तो यू नीड नॉट टू वरी, यू कैन टेक रिस्क ऑफ सॉल्विंग इट रॉन्गली एज वेल। आपको लगता है कि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन हुआ था लेकिन एक्चुअली में नहीं था वो, और आपने डिसाइड कर दिया, तब भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, एक आध मार्क कटेगा। उसमें ये देखा जाएगा कि आप जो कंक्लूजन पर आए हैं वो किस सिस्टमेटिक वे में आए हैं, बस ये आपकी जो एनालिसिस है वो कैसी है। अगर वो इतना सिस्टम परफेक्ट बना दें तो बिलीव मी, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर हम कंप्यूटर में डालेंगे फैक्ट्स और इसका ये ऑफेंस बनता है या नहीं बनता है, एआई से उसको पता चल जाएगा। सेम मैटर में, सेम केस के फैक्ट्स में इतनी मोटी फाइल होती है, सारे होते हैं। जो लोअर कोर्ट है डिसाइड दिस वे, हाई कोर्ट डिसाइड्स अदर वे, एंड सुप्रीम कोर्ट अगेन डिसाइड्स अदर वे, सेम फैक्ट्स पर। एक कोर्ट कहेगी नहीं ये क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का मामला है, हाई कोर्ट ने कहा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। तो इट मीन्स व्हाट, आर दे फूल? नो, है ना। इसका मतलब ये है कि लॉ में जहाँ पर सब्जेक्टिविटी है, लिखना पड़ता है आपको, वहाँ पर ये आपको इतना आपको बेनिफिट मिलता है, आपको एक लिबर्टी मिलती है कि आप किसी दिस वे और दैट वे डिसाइड कर सकते हैं व्हाट विल बी सीन वेदर यू हैव अप्लाइड जुडिशियल माइंड और नॉट। तो क्या आपने जिस सेक्शन में डिसाइड कर रहे हैं उसको ढंग से एक्सप्लेन करके आपने जस्टिफाई किया नहीं किया। लास्ट का जस्टिफिकेशन हो सकता है आपका गलत चला जाए, मुझसे डिफर कर जाए। तो मेंस में आपको कंक्लूजन का डरना नहीं है, आपको सिस्टमेटिक वे समझना है कैसे आंसर करना है। और प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको बताया ये जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं इसको पढ़ करके याद कैसे करना है, इसको वर्बेटम याद नहीं करना, अपने माइंड में आप रील्स बना लीजिए, जो जो आपके दोस्त हों जिससे आपको देख कर लिंक कर सकते हो, है ना, कि भाई आपका दोस्त है उसको वो मिल गया, रिंग मिल गई, नोट मिल गया, उसने तुरंत उठा लिया, वो जाकर पिज़्ज़ा खाया, उसने ये करा, तो फिर हथकड़ी दिखा दो जहाँ जहाँ ऑफेंस मिला। तो उस तरीके से आप एक बार आपको पिक्चराइज करके करेंगे आप इसको, तो आप देखना कि आपकी जो मेमोरी का जो लेवल है वो ज़्यादा परफेक्ट हो गया है बजाय रटने के वो। और दूसरा तरीका क्या है, अपने दोस्तों से पूछो बार बार, एक ही प्रॉब्लम को बार बार पूछो। एक फिल्म आई थी अतिथि तुम कब जाओगे, देखिए आप लोगों ने, कितने लोगों ने देखी है? उसमें एक सीन दिखाते हैं कि वो ना फिल्म सेट पर जाते हैं जब चाचा जी, तो उनको कालिया मिल जाता है वाला वो, तो उससे कहते हैं एक बार और सुनाओ बस, वही कितने आदमी थे, वो उतना परेशान हो जाता है, ध्यान है वो बार बार चाचा जी इसको ढूंढ लेते हैं, वो चाचा जी उससे कहते बस एक बार और सुना दीजिए वो डायलॉग। तो इसी तरीके से आप ढूंढो, समता मिल जाए तो समता, एक बार बताओ क्या आंसर होगा, बताओ ये इस इलस्ट्रेशन में क्या होगा, उस इलस्ट्रेशन में क्या होगा। ये जो 8-10 इलस्ट्रेशन हैं इतनी बार अपने दोस्तों से डिस्कस करो
कि दोस्त भी वैसे ही भागें जैसे वो कालिया भागता था कि भाई ये आ गई सामने वृंदा, अब ये इलस्ट्रेशन पूछेगी मुझसे। इतनी बार डिस्कशन कर लीजिए आपस में। अब मान लीजिए दोस्त ना हो तो घर में जो हो, भैया, पिताजी, माताजी, सबको सुना डालो ऐसे बार बार बार। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ये इतने माइंड में ऐसा हो जाएगा जैसे आपने ये कहीं फिल्म में देखा हो, आपकी ज़िंदगी में जिया हो आपने ये। और फिर वहाँ पर जा कर के देखो, लगभग 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं विधि में जिन्होंने पर्सनली मुझे बताया वो लगभग 1 या 2 नंबर से रहे हैं। और ये 1 या 2 नंबर से ये रहने का दर्द है ना, उन्हीं से पूछो बस कि उन्होंने जो सिली मिस्टेक की होगी। तो मेरे फोकस में ये होता है कि वो 1 या 2 नंबर वाला नहीं होना, ये फेल होना है 10-15 से हो, आपको लगेगा कि हाँ यार बनता नहीं था मेरा इस बार। ये 1-2 नंबर से फेल होने वाले हैं ना, उनको दर्द रहता है कि काश मैंने गलती नहीं की होती। और गलतियां ऐसे ही करोगे आप। जो एग्जाम देकर आए हैं उनको आइडिया हो गया होगा कि उनकी गलतियां इसलिए हुई कि उन्हें उतने अच्छे तरीके से याद नहीं था, वो ब्लर था, कहीं ना कहीं उनकी मेमोरी फेड हो गई किसी पॉइंट पर, उन्होंने फिर कुछ रिस्क लिया और वहाँ गलत हो गया। तो इस रिस्क में हम ना पढ़ें, मेमोरी हमारी फेड ना हो, उसकी सबसे अच्छी ट्रिक यही है, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, टीच समवन, घर पर पिलो को रिवाइज अगेन एंड अगेन, एंड देन यू विल सी, मतलब क्रिस्टल क्लियर मेमोरी होनी चाहिए बस। कर लेंगे आप लोग। इसमें ऐसा कोई केस नहीं है कि कोई लीडिंग केस हो कि नाम से याद रखने की जरूरत है। देख लेते हैं इसको क्या है। where the accused if found a purse on the pavement of a temple in a crowded gathering and put the same in his pocket, he was caught immediately thereafter। है ना, पर्स मिला, मंदिर में मिल ही जाते हैं, सब देखा होगा, स्तुति के वजह तो काफी इकट्ठे हो गए। तो ये पर्स इसने अपनी जेब में रखा, लेकिन तभी पकड़ेगी। What was immediately caught thereafter, तो whether this is an offense or not, बताइए। हाँ, देखो शब्द देखो, फंसना नहीं है। caught immediately thereafter, he could not be held guilty under this section। Why? Because merely picking up the purse did not establish dishonest intention on his part। उसने इसको यूज नहीं कर लिया, अभी इमीडिएटली पकड़े गए हो, अभी कैसे कह देंगे मिसअप्रोप्रिएट हो गया। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट यहीं पर तो आएगा कि भाई उसने अभी वो लेके उठाया ही था। ये भी तो हो सकता है कि ही वॉज पिकिंग इट टू रिस्टोर टू द ऑनर। अभी आपने देखा ही कहाँ उसको अगला। जो वर्ड इमीडिएटली है ये डिसाइड करेगा इस बात को कि नहीं, ही वॉज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। आप लिख सकते हैं इसको, देखिए काम आएगा आपके। हाँ जी, एक केस ये समझिए। Where 2 accused persons took delivery of a necklace from a goldsmith on the false representation with the promise to return the same, but subsequently refused to return the same, it was held। बताइए क्या केस है यहाँ पर। गोल्डस्मिथ से प्रॉपर्टी कैसे ली, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन विद द प्रॉमिस टू रिटर्न इट, कि आपको हम ये वापस कर देंगे। तो यू सी दिस, क्या ये थेफ्ट हुआ? थेफ्ट तो होगा ही नहीं, बिकॉज प्रॉपर्टी कैसे ली जा रही है, कंसेंट तो है ही है, भले ही वो कंसेंट फॉल्स रिप्रेजेंटेशन से जा रही हो। प्रॉपर्टी कैसी है, मोबाइल प्रॉपर्टी है, आउट ऑफ द पोजेशन ली जा रही है, लेकिन विदाउट कंसेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन सब्सिक्वेंटली रिफ्यूज टू रिटर्न इट। तो यहां पर आप ये देखो कि ऑफेंस कौन कौन से होंगे। वेदर इट विल द केस ऑफ डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन। अब हम देखते हैं यहां पर, दिस वाज द केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी टेकन इनिशियली विद द इंटेंशन टू रिटर्न इट, तो दिस वाज नॉट द केस ऑफ थेफ्ट, राइट। दिस कैन नॉट बी द एक्सटॉर्शन, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि थ्रेट का एलिमेंट नहीं था यहाँ पर। ये जब थेफ्ट नहीं है, एक्सटॉर्शन नहीं है, तो ये रॉबरी नहीं है। जब रॉबरी नहीं है तो डकैती नहीं हो सकती, राइट। यहां पर अब ये देखो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता था, नहीं था। टुक डिलीवरी ऑफ द नेकलेस, कि इसे वापस कर देंगे। तो यहां पर भी क्या है,
अभी हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे, लेकिन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या आता है, समवन डिलीवर्स द प्रॉपर्टी यू इन ए ट्रस्ट विद द डायरेक्शन दैट यू हाउ विल यूज इट एंड हाउ विल यू रिटर्न इट। अब यहां पर क्या है, एक केस उन्होंने क्या लिखा देखो, वहां पर शुरू में फॉल्स रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है क्या, यहां पर जो वर्ड लिखा है यहाँ पर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। देखो मैं डिसाइड करना सिखा रहा हूं आप लोगों को कि अगर किसी प्रॉब्लम को आपके सामने आ जाए तो कीवर्ड्स को कैसे हम लोगों ने फोकस करना चाहिए। नेकलेस, ही टुक डिलीवरी ऑफ नेकलेस फ्रॉम द गोल्डस्मिथ ऑन द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करके, हाँ हम तुम्हें दे देंगे ना यार, दे दो भाई साहब अभी। अब ये एलिमेंट चीटिंग का भी आ जाता है। चीटिंग का जब ऑफेंस हम पढ़ेंगे तो उसमें आप ये पढ़ेंगे कि यू प्लेड डिसेप्शन, आपने किसी को डिसीव किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही डिलीवर्ड सम प्रॉपर्टी टू यू, ही पार्टेड विद सम प्रॉपर्टी टू यू, उसने आपको कोई प्रॉपर्टी दी। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि यहां पर चीटिंग ही बनती है, 420 पनिशेबल है, और यहां पर क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन भी बनता है। उस तरीके से कर लेंगे आप लोग अभी। ये मैं आपको कोशिश क्या कर रहा हूं कि आपको ना वो एक आपके अंदर वो टेम्परामेंट डेवलप हो जाए कि किस तरीके से हमने क्रिमिनल प्रॉब्लम्स को लुक अपॉन करना चाहिए, देखना चाहिए, एनालिसिस कैसे करनी चाहिए डिसाइड करने के लिए। क्योंकि अगर वो डेवलप हो गई, फिर आपका डिसीजन अगर कुछ चेंज भी होता है तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, आपको अच्छे मार्क्स सब भी मिल जाएंगे इसमें। देखिए, ए पेड सम मनी टू बी अंडर ए मिस्टेक, ऐसा होता है। लेटर ऑन बी डिस्कवर द मिस्टेक, even then he did not return the amount to A and appropriated the same for himself। समझते हैं आप, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो बिजनेसमैन हैं, एक इंसान उसको कुछ गुड्स सप्लाई करता है और उसकी पेमेंट होती है। अब पेमेंट डबल हो गई, 2 बार हो गई, या ऐसे मान लेते हैं कोचिंग में फीस 2 बार चली गई, एक्स्ट्रा चली गई, ऐसे भी हो सकता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन मैं फिर बताऊं कि ये उसमें ज़्यादा होता है बिजनेस कम्युनिटी में, जहाँ पर रिपीटेडली आप माल सप्लाई कर रहे हो, पेमेंट ले रहे हैं, तो पेमेंट मिस्टेक में हो गई। लेटर ऑन बी डिस्कवर द मिस्टेक, जिसको पेमेंट मिली है उसको आइडिया हो गया कि गलती से पेमेंट आ गई मेरे पास ये, लेकिन उसने उसको वापस नहीं किया। तो हेयर अगेन हम ऐसे देखेंगे, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, मूवेबल और रिमूवेबल, मूवेबल प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी कैसे आई है, वेदर देर वॉज इनिशियली डिसऑनेस्ट इंटेंशन और नॉट, नो इट वॉज द केस ऑफ मिस्टेक। डिसऑनेस्ट इंटेंशन डेवलप्ड लेटर ऑन, ठीक। वेदर ही नोज द ओनर, किसकी प्रॉपर्टी है, ही नोज कहाँ से आई है, तो ही डिड नॉट रिटर्न इट, देयरफॉर ही हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ एप्रोप्रिएट करते हैं। गॉट इट, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि दुकान के पास सोने का हार पड़ा है और कोई उठा लिया, दुकान के पास पड़ा है, उठा लिया, उठाने, मात्र उठाना ऑफेंस नहीं हो जाता है, उठा करके उसको अपने यूज में लाना ऑफेंस होगा। उठा करके ये देखा जाएगा कि व्हाट यू डिड, आपने उठाया और आप देख रहे हैं कोई देख तो नहीं रहा और खिसकने की कोशिश कर रहे हो, ऑफेंस सब हो रहा है। और उठा लिया आपने, लेकिन किसका गिरा, इसका मतलब क्या हुआ, केवल मात्र उठाने, आपका पर्पज क्या था उस समय उठाने का, टू रिस्टोर टू द ऑनर। और जो आप कह रहे हैं दुकान के सामने पड़ा, दुकान के सामने का तो मतलब है कि यू हैव मीन्स, आपको कहना चाहिए, शोर मचाना चाहिए किसका है किसका क्या नहीं है, आके पूछ ले मुझसे, तो ये देखा जाएगा। घूम फिर करके बात वही है, इफ़ यू आर द फाइंडर ऑफ गुड, फाइंडर ऑफ द प्रॉपर्टी, देन इट इज़ योर ड्यूटी टू रिस्टोर इट टू द ऑनर। तो अब ये देखा जाएगा कि आपको ऑनर के बारे में पता था या डिस्कवर कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, और उसके बावजूद भी अगर आपने उसको अप्रोप्रिएट कर लिया अपने लिए, देन इट विल बी द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, उसके लिए बोल रहा था ना, रॉबरी वाले ऑफेंस के लिए, है ना, रॉबरी के लिए। तो रॉबरी का में किसने याद किया हुआ है, हाँ, मैं एक बात कहना चाह रहा था, एक बात और समझ लीजिए आप लोग, है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, कंपैरिजन होता है
फैकल्टी टू फैकल्टी कंपैरिजन होता है, कोचिंग टू कोचिंग भी कंपैरिजन होता है, और हर एक टीचर का अपना एक तरीका होता है। मेरा अपना तरीका क्या है कि एकदम मास्टर वाला, डांट के डपट के गिल्ट करके उसको कैसे करके रटवाना उसको। एक बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीका ये है कि वी शुड लीव यू एट योर ओन, पढ़ा दिया बात खत्म, जिसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो तो है ही, एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट ऐसी होती है जो अपने आप ही पढ़ती है आगे को। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि एक कुछ एलिमेंट, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो भी कैपेबल हैं, उनको थोड़ा सा पुश चाहिए होता है। एक बार उनका चक्का घूम गया तो फिर वो वंडर कर सकते हैं। तो मेरा फोकस उन पे भी होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे मैं बार बार फोर्स करूँ, आपसे लिखवाऊँ, बार बार आपसे सुनूँ, ताकि वो जो स्टूडेंट है, और वो स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो क्लास में कभी क्वेश्चन नहीं पूछ पाए, कभी कवर नहीं कर पाए, हिम्मत नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन हेजिटेट करते हैं, या फिर उतना एक्सपोजर नहीं मिला, तो कम से कम आज जब वो कैरियर बिल्डअप की वर्ष भर हैं, तो कोई स्टूडेंट ऐसा ना रह जाए जो हेजिटेट करता रह जाए, कोई स्टूडेंट ऐसा रह जाए कि जिसको थोड़ा सा पुश कर सकते थे हम लोग और वो जज बन सकता था, वो रह गया। तो जो स्टूडेंट अपने आप करेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये मान के चलो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपसे सुनूंगा भी, मैं आपसे लिखवाऊंगा भी, तो उसको माइंड करने की ज़रूरत नहीं है और मेरे पीछे मेरी बुराई करने की ज़रूरत नहीं है। तो चुपचाप अभी क्या करोगे आप लोग जिन्होंने याद नहीं किया, राइट सेक्शन 390, जो रोबरी वाला सेक्शन है, रट के लिखो तो, टीप के लिखो तो, लिखो एक बार, रिवाइज इट हियर इटसेल्फ। 5 मिनट लगेंगे आपको, उस सेक्शन को अभी लिखिए। अब यही करना पड़ेगा अगर आपने याद नहीं करा तो। जिसे याद किया वो याद करके लिखे, जिसे नहीं किया है टीप के लिखे, लेकिन रॉबरी आज आप करके हटोगे। ओके बाय। ये वीडियो आपने देखा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा, आपने लाइक भी किया होगा, कमेंट भी किया होगा और शेयर भी करेंगे। आज मैं आपको एक टिप और देता हूँ यहाँ पर, ये कि आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए। देखिए, रिवीजन के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम तो देना वो तो करते ही करते हैं, लेकिन मैं आपको टिप देता हूँ। आपको जो आपका ट्रैवलिंग टाइम है, जो आपका खाने का टाइम है, जो वेटिंग टाइम है, उसमें थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपका बहुत टाइम बचेगा, इसमें बहुत टाइम बचेगा और आप बहुत फास्ट लर्निंग कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।